भारतीय राजनीति में चुनाव का समय हो और हिंदू मुस्लिम मुद्दा ना बने, ऐसी संभावना कम ही रहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक हॉट टॉपिक वर्तमान समय में मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर है। इस मुद्दे में संविधान क्या बोलता है या केवल यह चुनाव का जुमला है, इन सारी बातों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। संविधान में इसके क्या प्रावधान है, क्या सच में मुस्लिमों को आरक्षण मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इनकी चर्चा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस मुद्दे पर बात करते हैं कि क्या मुसलमानों को आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है या नहीं। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले में मुसलमानों के लिए आरक्षण को लेकर कुछ बड़ी बातें कही गई हैं। मूल संविधान की बात करते हैं तो आर्टिकल 296 वर्तमान समय में संविधान के आर्टिकल 335 से अल्पसंख्यक शब्द हटा दिया गया है, लेकिन इसमें आर्टिकल 16(4) को शामिल कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सरकार किसी भी पिछड़े वर्ग जिसकी राज्य की सेवाओं में पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं है, उसके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। इस बात से क्या स्पष्ट होता है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं की गई है, बल्कि पिछड़े वर्ग की बात की गई है। इसी प्रकार पहले संवैधानिक संशोधन के तहत शामिल किए गए आर्टिकल 15(4) के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए या SC और ST के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। हालांकि संविधान का आर्टिकल 15 सरकार को जाति, धर्म, लिंग, जन्म और स्थान आदि के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव करने के लिए रोकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 1975 के केरल सरकार बनाम NM थॉमस मामले में आए फैसले के अनुसार आरक्षण समानता और गैर भेदभाव से जुड़े हुए आर्टिकल 15(a) और 16(1) के लिए अपवाद नहीं है, बल्कि आरक्षण को समानता के विस्तार के बतौर पर माना जाता है। आर्टिकल 15 और 16 के अनुसार अगर कोई धार्मिक, नस्लीय या जातीय समूह आर्टिकल 46 के तहत कमजोर वर्ग या पिछड़ा वर्ग है तो वह विशेष प्रावधानों का हकदार होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि मुस्लिमों को किसी न किसी तरीके से आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो कमजोर वर्ग या पिछड़ा वर्ग होना चाहिए। एक जस्टिस ओ चिन्नम्मा रेड्डी की अध्यक्षता वाले तीसरे पिछड़े वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत किया था। आयोग ने यह भी निष्कर्ष दिया था कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति कई शैक्षिक मापदंडों में शेड्यूल कास्ट के आसपास है। आयोग ने आर्टिकल 15(4) के तहत मुसलमानों के लिए विशेष शैक्षणिक आरक्षण की सिफारिश की थी। साल 2006 में जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी इसी तरह का निष्कर्ष दिया था। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या मुसलमानों को कभी आरक्षण मिला है और यदि मिला है तो उसका आधार क्या रहा है। ओबीसी समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग बनाया गया था। 1980 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। लगभग 3743 जातियों को मिलाकर उन्हें ओबीसी में 27% आरक्षण दिया गया। उसी मंडल आयोग ने मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को, समझिएगा, मंडल आयोग के द्वारा मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया। इसके बाद कई मुस्लिम जातियों को केंद्र और राज्य स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के तहत आरक्षण मिलता है। संविधान के जानकारों के अनुसार यह माना जाता है कि कुछ मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल होने की वजह से आरक्षण दिया गया है। इन जातियों को ओबीसी के अंदर एक सब कोटा बनाकर SC, ST और ओबीसी का कोटा कम किए बिना आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा एक और अन्य जानकारी दी जाती है कि मंडल आयोग ने कई राज्यों का उदाहरण देते हुए कई मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल किया था। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि कोई भी सामाजिक समूह, चाहे उसकी कोई भी पहचान हो, अगर दूसरे लोगों की तरह ही मानदंडों की तरह पिछड़ा पाया जाता है तो उसे पिछड़ा वर्ग के बतौर माने जाने का हक होगा। एक और खास बात यह है कि ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर
8 लाख या उससे ज्यादा की सालाना कमाई वाला वर्ग को बाहर रखा गया है। पिछड़े वर्ग के वह लोग जो सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि सामाजिक रूप से समृद्ध मुसलमान भी कोटे के तहत आरक्षण के हकदार नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि किन राज्यों में अब तक मुस्लिमों को आरक्षण मिला है। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में कुछ मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिलता है जहां मंडल आयोग लागू है। मसलन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु के मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों, उत्तर प्रदेश के तेली, कायस्थ मुसलमानों, बिहार, केरल और असम के मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। केरल में 30% ओबीसी कोटा है, जिसमें शिक्षा में 8% और नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित की गई हैं। तमिलनाडु में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर 3.5% आरक्षण मुस्लिमों को दिया गया है। बिहार में ओबीसी को पिछड़े और सबसे पिछड़े वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पिछड़े मुसलमानों को अति पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत करके आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि आरक्षण किस आधार पर तय होता है और भारत में इसका क्या इतिहास रहा है। देश में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक नजरिए से पिछड़े वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाने और समान अवसर देने के इरादे से आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई थी। आसान शब्दों में कहें तो आबादी के कुछ पिछड़े हिस्सों के लिए सरकारी नौकरियां, शैक्षणिक संस्थानों और संसद और राज्य विधानसभाओं तक आसान पहुंच की सुविधा देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई। ये वे पिछड़े वर्ग थे जिन्हें अपनी जाति पहचान के कारण ऐतिहासिक अन्याय का सामना करना पड़ा है। भारत में भारतीय संविधान की नीतियों के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। अब समझ लेते हैं कि देश में आजादी के बाद आरक्षण का इतिहास क्या रहा। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष धाराएं रखी गई हैं। हर 10 साल के बाद संवैधानिक संशोधन के जरिए इन्हें बढ़ा दिया जाता है। 1953 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के द्वारा सौंपी गई एससी और एसटी से संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन ओबीसी के लिए की गई सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया। 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंडल आयोग बनाया गया। मंडल आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि भारत की जनसंख्या में लगभग 52% ओबीसी हैं, इसलिए 27% सरकारी नौकरियां उनके लिए आरक्षित होनी चाहिए। आयोग ने हिंदुओं में पिछड़े वर्गों की पहचान करने के अलावा गैर हिंदुओं जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध के बीच भी पिछड़े वर्गों की पहचान की थी। इसने 3743 जातियों की एक अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सूची और 2108 जातियों की एक अधिक वंचित दलित पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार की थी। 1991 में नरसिंहा राव सरकार ने अलग से अंगड़ी जातियों में गरीबों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखते हुए उच्च जातियों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% सरकारी नौकरियां आरक्षित करने वाले सरकारी अधिसूचना को रद्द कर दिया। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संयुक्त आरक्षण के लाभार्थियों की संख्या भारत की आबादी के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1995 में संसद ने 17वें संविधान संशोधन द्वारा एससी और एसटी के लिए आरक्षण का समर्थन करते हुए अनुच्छेद 16(4)(a) का गठन किया। 2006 से केंद्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण शुरू हुआ। 10 अप्रैल 2008 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी धन से पोषित संस्थानों ने 27% ओबीसी कोटा शुरू करने के लिए सरकारी कदम को सही ठहराया। 130वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण दिया। यह 10% आर्थिक आरक्षण 50% आरक्षण सीमा से ज्यादा है। धन्यवाद।